हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं शिवानी। आज फ्राइडे है और हर फ्राइडे मेरे चैनल पे होता है कमेंट चर्चा डे। यानी कि आप लोगों के कमेंट्स को पिक करके मैं उस पे आपको जवाब देती हूं जो भी आपने मुझसे पूछा होता है। तो आज की वीडियो में भी हम यही करने वाले हैं। पूरी चर्चा सुनने के लिए अंत तक बने रहिए इस वीडियो के। और अगर आपके मन में भी कोई सवाल है जो आप मुझसे पूछना चाहते हैं तो इस वीडियो के नीचे कॉमेंट सेक्शन में अपना सवाल आप मुझे लिख सकते हैं। जो भी नेक्स्ट वीडियो आएगी कॉमेंट चर्चा की, हो सकता है उसमें आपका सवाल भी पिक हो जाए। तो आइए अब शुरू करते हैं आज का वीडियो। कुछ भी अच्छा लगे इस वीडियो में तो एक थम्स अप करके लाइक जरूर करना, कमेंट करते रहो इस सीरीज के लिए ऐसे ही, शेयर भी करा करो वीडियोस। और मेरे चैनल पे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी जरूर से कर लीजिएगा। आइए आते हैं पहले कमेंट पे। फर्स्ट कमेंट है, हेलो मैम, मेरी एज 22 है लेकिन मेरी प्रॉब्लम है कि मुझे रास्ते बार बार घूमने के बाद भी याद नहीं रहती। क्या ये कोई प्रॉब्लम है? इसका सोल्यूशन क्या हो सकता है? देखिए, कई बार अलग-अलग कारण हो सकते हैं कि कोई पर्टिकुलर चीज़ किसी और को ज़्यादा अच्छे से याद हो जाती है और हमें नहीं होती। और कई बार इसमें ये भी रहता है कि हम शायद उतना ध्यान नहीं दे रहे हैं, हम सिर्फ मैप लगा के चल रहे हैं और मैप को फ़ॉलो करते हुए चल रहे हैं, हमारा रास्ते पे इतना ध्यान नहीं है, फ़ोकस नहीं है। आप इस चीज़ को बेटर करने के लिए रास्ते पर ज़्यादा ध्यान दे सकते हैं। छोटे-छोटे लैंडमार्क्स आप डिसाइड कर सकते हैं कि कहाँ से हमने लेफ्ट टर्न लिया था, कहाँ से राइट टर्न लिया था, वहाँ पे क्या चीज़ थी, कोई मंदिर है, कोई पार्क है, कोई शॉप है। तो ऐसे करके अपना खुद का आप थोड़ा-सा लैंडमार्क डिसाइड कर सकते हैं और उसके बेस पे रास्ते याद करने की कोशिश कर सकते हैं। एक और चीज़ ये है कि सिर्फ़ रास्ते ही नहीं, अगर आप और भी दूसरी चीज़ें अपनी लाइफ़ की भूल जाते हो, चीज़ें रख के भूल जाते हो, बातें भूल जाते हो और ये सब बहुत ज़्यादा हो रहा है, रेगुलरली हो रहा है, तो फिर इसमें कुछ और रीज़न हो सकते हैं। जैसे कि एक रीज़न ये भी होता है कि अगर आपके शरीर में विटामिन डी की कमी है या विटामिन बी12 की कमी है, तो उसकी डेफ़िशिएंसी की वजह से भी कभी-कभी हमारी मेमोरी जो है वो फ़ॉगी रहती है। तो एक बार वो विटामिन वाला अपना टेस्ट भी आप करा के देख सकते हैं। इसके अलावा अगर आपकी नींद पूरी नहीं होती है या आप स्ट्रेस में रहते हो, तो एक वो कारण भी होता है कि हम किसी रास्ते पे चल तो रहे हैं, लेकिन हमारा फ़ोकस ही वहाँ नहीं है, हमारे दिमाग पे और 10 बातें चल रही हैं। तो ये भी एक कारण है कि आपका वहाँ फ़ोकस ही नहीं है, आपका ध्यान ही नहीं है, बस आप एक रेगुलर उसमें मैप को फ़ॉलो करते हुए चल रहे हो। तो ये भी एक कारण हो सकता है। तो थोड़ा-सा इन चीज़ों का आप देखिए। और अगर जैसे मैंने बोला कि और भी आपको याद करने में चीज़ें प्रॉब्लम हो रही है, विटामिन का एक तो आप टेस्ट करा के देख लो, अगर वो भी ठीक है तो फिर आप डॉक्टर से कंसल्ट कर लेना, अगर ये चीज़ें बार-बार हो रही हैं और भी चीज़ों में आप ऐसा फ़ील कर रहे हो। नेक्स्ट कमेंट पे आते हैं। क्या शादी के बाद फर्स्ट सेक्स हनीमून पे करना चाहिए या घर पे? और हनीमून कितने टाइम बाद प्लान करना चाहिए, शादी के तुरंत या थोड़े टाइम बाद? देखो, ये दोनों ही बातें आपके और आपके पार्टनर के कंफर्ट पे डिपेंड करता है। अगर शादी के तुरंत बाद आप थके हुए बहुत ज़्यादा फ़ील करते हो या प्राइवेसी नहीं आपको मिल रही है, घर में रिश्तेदार हैं, तो हो सकता है आप वेट करना चाहो, आपका पार्टनर वेट करना चाहे, तो आप तुरंत ना करो। आप थोड़ा वेट करके हनीमून का वेट करो या पहले थोड़ा-सा आप रिलैक्स्ड हो जाओ, अपनी वाइफ को आप थोड़ा-सा सेटल होने का टाइम दो। सो इट ऑल डिपेंड्स कि आप दोनों के बीच में क्या अंडरस्टैंडिंग बन रही है, क्या सिचुएशन है और किस लेवल की आपको थकान हुई है शादी में। और हनीमून का भी इसी बात पे डिपेंड करता है कि पहला तो आपकी छुट्टियाँ कितनी हैं। ये आजकल प्रॉब्लम होता है ना कि जो लोग जॉब वाले हैं उनको लिमिटेड छुट्टियाँ मिलती हैं। तो आप पहले से ये चीज़ें प्लान करके चलो कि आपको कहाँ जाना है, कितने दिन की छुट्टी चाहिए, पहले से ही उन चीज़ों का अप्रूवल आप लेके चलो, तो पहले से ही आप प्लान उस हिसाब से कर सकते हो। तो अगर छुट्टियाँ वाला सीन है तो आपको फिर तो तुरंत ही प्लान करना पड़ेगा, लेकिन बीच में आप 2-4 दिन रख लेना ताकि आपकी वाइफ जो है वो कंफर्टेबल थोड़ा हो पाए, पैकिंग अपनी कर पाए। सो ये वाला थोड़ा टाइम आप रख लेना और फिर आप तुरंत प्लान कर सकते हैं। और छुट्टियों का कोई सीन नहीं है, जैसे कि बिज़नेस पर्सन हैं आप या आपके पास हैं छुट्टियाँ ऑलरेडी ज़्यादा, तो ऐसे में आप थोड़ा रुक के भी कर सकते हैं। ये थोड़ा-सा डिपेंड करता है बजट पे भी कि आपका बजट क्या है। कई बार शादियों में इतना खर्चा हो जाता है, आजकल लड़के-लड़कियाँ भी अपनी शादी में खुद का फाइनेंस जो है वो कंट्रीब्यूट करते हैं। तो अगर बजट का इश्यू होता है तो ऐसे में कई बार लोग सोचते हैं कि अभी बस हम एक छोटा-सा 2-3 दिन का स्टेकेशन लेके आ जाएँ और बाद में थोड़ा रुक के, लाइक थोड़ा 1 डेढ़ 2 महीना रुक के फिर हम एक बड़ा ट्रिप प्लान कर लेंगे। तो ऐसा भी बहुत सारे लोग सोचते हैं। तो इट ऑल डिपेंड्स कि आपकी क्या सिचुएशन है, आपका क्या कम्फर्ट है, तो उसके बेस पे आप डिसाइड कर लेना। नेक्स्ट कमेंट पे आते हैं। क्या एंगेजमेंट के बाद जब लड़का-लड़की अगर कॉल पे बात करते हैं या चैट पे, तो क्या वल्गर या सेक्स चैट्स कर सकते हैं कभी-कभी? देखिए, अगेन मैं बोलूँगी, ये डिपेंड करेगा कि आप किस लेवल पे कंफर्टेबल एक-दूसरे के साथ हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप दोनों में से किसी एक पर्सन ने ये ट्राई किया
और दूसरा आपका जो पार्टनर है, उसको ऐसा शॉक जैसा फ़ील हो कि अरे! ये एकदम से अचानक से क्या ही बोल दिया, वो ऑकवर्ड मोमेंट ना क्रिएट हो जाए। सो धीरे करके वो बिल्डअप आपको करना पड़ेगा, एकदम से आप जंप करके ये सारी बातें नहीं करना शुरू कर सकते। आपका पार्टनर इसमें कंफर्टेबल नहीं होगा और आपकी भी एक अच्छी इमेज नहीं बनेगी, एक ऑकवर्ड मोमेंट वहाँ क्रिएट हो जाएगा। सो धीरे-धीरे करके आप थोड़ा-थोड़ा रोमांस वाली बातें करना शुरू कीजिए। तो वहाँ तक आप पहुँच जाएँगे एक टाइम पे और फिर आपको ऐसा लगेगा कि हम उस सिचुएशन में हैं कि हम कर सकते हैं और वो फ्लो में ही हो जाएगा। ऐसा कोई से पहले से थॉट देने की या प्लान करने की ज़रूरत नहीं लगेगी। नेक्स्ट कमेंट पे आते हैं, मैम मेरा वाइफ बहुत स्मार्ट है। मैं चाहता हूँ मेरा वाइफ मेरे से पैगिंग करे। मैं अपने वाइफ को कैसे राज़ी करूँ पैगिंग के लिए? प्लीज़ पैगिंग का वीडियो बनाओ प्लीज़। देखिए, जिनको नहीं पता ऑडियंस को कि ये क्या है पैगिंग का मतलब, वो ये है कि जो फीमेल पार्टनर है, वो कुछ ऐसा टूल या डिवाइस या बेल्ट जैसा कह सकते हैं, वो पहनती है जिसमें नकली मेल ऑर्गन होता है और जो मेल पार्टनर है, वो उसके बैक साइड पे पॉटी जहाँ से करते हैं, एनस वाला एरिया, वहाँ पे वो उसके सेक्स करते हैं, ठीक है? तो इसे पैगिंग बोलते हैं। और अगर आप चाहते हैं ऐसा करना, ये आपकी फैंटेसी है, आपकी वाइफ को आप चाहते हैं मनाना, तो पहली बात तो आपका ये मोटिव नहीं होना चाहिए कि आप उसे प्रेशराइज़ करो या वो मान ही जाए। आप कभी ऐसा टाइम देखो कि जब आप दोनों एक रिलैक्स्ड मूड में हो, एक अच्छे मूड में हो और तब आप उनसे ओपनली खुल के एक रिस्पेक्टफुल वे में बात कर सकते हैं इस बारे में। आप ऐसे भी शुरुआत कर सकते हैं कि आप उनसे उनकी फैंटेसीज़ पूछें कि तुम्हारी कुछ ऐसी हिडन फैंटेसी है तो मुझे बताओ। और फिर बातों ही बातों में आप अपनी भी ये फैंटेसी उन्हें बता सकते हैं। अब अगेन मैं बोलूँगी यहाँ पे आपका मोटिव उनको मनाना या फिर उनको प्रेशराइज़ करना नहीं होना चाहिए। आप उनसे सिर्फ़ नॉर्मली अपनी ये चीज़ शेयर करो और फिर उनसे पूछो कि वो क्या सोचती हैं इसके बारे में और आप अपना और डिटेल में बता सकते हैं कि आपके अंदर ये फैंटेसी कैसे आई। तो इस तरीके की जब आप बात करेंगे ओपनली एंड बहुत ही कैज़ुअली वे में, तो वो भी ओपन होंगी आपके सामने और अगर उनका नो है, अगर वो मना करती हैं ऐसा करने को या उनको कंफर्टेबल नहीं लगता तो उनकी ना को आप एक्सेप्ट करिएगा खुल के, उनको प्रेशराइज़ मत करिए क्योंकि ऐसा कुछ भी हम सेक्सुअल एक्टिविटी करते हैं अपने पार्टनर के साथ तो वो दोनों ही तरफ से कंसेंसुअल होना चाहिए, दोनों ही लोगों को उसमें एक्साइटेड एंथुसियाज़्म फील होना चाहिए तभी उसको आप एन्जॉय कर पाएँगे। और अगर उनकी हाँ है और आप ये करना डिसाइड करते हैं तो पहला आपको लुब्रिकेशन अच्छे अमाउंट में यूज़ करना पड़ेगा बिकॉज़ उस एरिया में एनस के एरिया में नेचुरल लुब्रिकेशन नहीं होता है, वहाँ ड्राइनेस रहती है जिसकी वजह से स्किन कट सकती है, फट सकती है, आपको बहुत पेन हो सकता है। सो बहुत सारा लुब्रिकेशन आपको यूज़ करना पड़ेगा। इसके अलावा कम्युनिकेट करते रहिए थ्रू आउट द प्रोसेस। अगर इस प्रोसेस में दोनों ही पार्टनर में से कोई भी अनकंफर्टेबल फ़ील करता है, दर्द फ़ील होता है, तो आप एक-दूसरे को तुरंत बताएँ और वहीं पे इसे रोक दें। और करने के बाद हाइजीन का ध्यान रखिए। सो आई होप मैंने सारी बातें इसमें क्लियर कर दी हैं और अलग से सेपरेट वीडियो बनाने की ज़रूरत नहीं लगेगी। बाकी और भी कुछ ऐसा आपके मन में आता है तो आप कभी भी पूछ सकते हैं मुझसे। कमेंट चर्चा सीरीज़ हमारी इसीलिए है कि आप बिना झिझक के एक सही सभ्य भाषा में ये सारी बातें बता पाएँ और मैं भी आंसर कर पाऊँ, डिस्कस कर पाएँ हम ये चीज़ें ओपनली। नेक्स्ट कमेंट पे आते हैं। हेलो शिवानी मैडम, आई हैव केप्ट वर्ड सिविलाइज्ड, थैंक यू सो मच। पहला आपने पूछा है क्या 30s एज में शादी करने पे फर्टिलिटी प्रॉब्लम के चांसेस ज़्यादा होते हैं? देखिए मेल और फीमेल दोनों की ही जैसे-जैसे एज बढ़ती है, उनकी फर्टिलिटी थोड़ी-थोड़ी कम होने लगती है। स्पेशली 30 अबव जब फीमेल हो जाती हैं, तो जो उनके शरीर में एग्स होते हैं ना, वो थोड़े-थोड़े कम होने लगते हैं, जो अच्छे वाले क्वालिटी के एग्स हैं। जब एक लड़की पैदा होती है, तभी उसकी ओवरी में लिमिटेड अमाउंट के एग्स होते हैं और हर बार जब उसे पीरियड होता है, तो हर एक साइकिल में एक एग जो है वो रिलीज़ होता है उसकी बॉडी से। तो जितना ज़्यादा आप डिले करेंगे प्रेगनेंसी में, जितना एक लड़की की एज बढ़ती जाएगी, उसके शरीर से अच्छे फर्टिलाइज़्ड क्वालिटी के जो एग हैं, वो कम होते जाएँगे और उसकी वजह से आपके प्रेगनेंसी के चांस कम होते जाएँगे या आपको हो सकता है मेडिकल हेल्प की ज़रूरत पड़े।
वैसे ही मेल में भी स्पर्म की जो क्वालिटी है वो एज के साथ घटती है और कुछ और भी कारण होते हैं, जैसे कि आपका अगर लाइफ़स्टाइल ठीक नहीं है, आपकी कुछ बैड हैबिट्स हैं, आप नशे करते हो, तो उनकी वजह से भी आपकी एग की क्वालिटी और आपके स्पर्म की क्वालिटी दोनों पे ही फ़र्क पड़ता है। सो हाँ, एज जैसे-जैसे बढ़ेगी थोड़ा-सा डिफ़िकल्टी हो सकती है। मेल में जो 40 की एज है, तब तक अगर आप एक हेल्दी लाइफ़स्टाइल जीते हो, तो आप ईज़िली पिता बन सकते हैं और लड़कियों में 30 की एज अच्छी मानी जाती है, लेकिन 35 तक भी आप ईज़िली प्रेग्नेंट हो सकते हैं। फिर भी कुछ कॉम्प्लिकेशन आपको लग रही है या नेचुरल कंसीव नहीं हो पा रहा है, सो देयर आर मेडिकल हेल्प जिनका आप सहारा ले सकते हैं। आपने सुना होगा आईयूआई प्रोसेस होता है और आईवीएफ प्रोसेस होता है, तो ये सब इसमें हेल्प करते हैं। नेक्स्ट कमेंट आपका है, इज इट अ सिन टू गेट इरोटिक अर्जेस ऑफ सेल्फ प्लेजरिंग एक्टिविटी ऑन सीइंग सोशल मीडिया पिक्स ऑफ फीमेल क्रश? देखिए, मुझे ऐसा लगता है पर्सनली कि ये सिन नहीं है खुद को प्लेजर देना। जो बाकी और लोग रास्ता अपनाते हैं अपनी अर्जेस के लिए कि किसी के साथ जबरदस्ती कर दी, किसी बच्चे को मोलेस्ट कर दिया, किसी लड़की को मोलेस्ट कर दिया एंड वाइस वर्सा। मैं इसमें कोई भी जेंडर वाइज नहीं लेना चाहूंगी, कई बार लड़के भी मोलेस्ट होते हैं। सो ये सब काम करने से बेटर है कि आप खुद को सेल्फ सेटिस्फाई कर लें और किसी और को स्कार ना दे जिंदगी भर का, किसी और की लाइफ बर्बाद ना करें। मुझे लगता है कि शायद वो सिन है कि आप किसी और को ज़िंदगी भर का ट्रॉमा दे रहे हो और अपने आप को जस्ट वो थोड़े कुछ टाइम की खुशी देने के लिए। सो उससे मुझे तो ऐसा लगता है फार बेटर है खुद को सेल्फ सैटिस्फाई करना। बाकी तो अपने खुद के बिलीव्स होते हैं हर किसी के कि वो क्या सिन मानता है, क्या नहीं, क्या उनकी मॉरल वैल्यूज़ रही हैं, टीचिंग्स रही हैं। सो इट ऑल डिपेंड्स ऑन दैट। नेक्स्ट कमेंट पे आते हैं, दीदी शैम्पू करने के नेक्स्ट डे ही मेरी स्कैल्प बहुत ऑयली हो जाती है, क्या शैम्पू और हेयर केयर रूटीन में चेंजेस करने होंगे? देखिए, अगर आपकी स्कैल्प पहले से ही ऑयली है तो आपको ऑयलिंग अलग से नहीं करनी होती है। और दूसरा, अगर आप कंडीशनर लगाते हो तो वो रूट्स में ना लगे, इसका आपको ध्यान रखना चाहिए। बिल्कुल बस नीचे की लेंथ पे ही आपको कंडीशनर लगाना चाहिए। तीसरा, अगर आप बाहर जाते हो, लाइक आपका बाहर का वर्क है, तो ऐसे में आप ऑयली स्कैल्प ज़्यादा ना रखें। अगर आपको हर 2 दिन बाद हेयर वॉश करना पड़ रहा है तो आप कर लें। अगर आपको हर रोज़ इवन करना पड़ रहा है तो भी आप कर सकते हैं। बस ये ध्यान रखिए कि आपके शैम्पू में बहुत ज़्यादा कोई हार्श केमिकल ना हो, थोड़ा माइल्ड शैम्पू हो ताकि वो आपको ज़्यादा कुछ हार्म ना करे। तो आप क्लीनलीनेस पे ध्यान दीजिए। अगर जल्दी-जल्दी ऑयली स्कैल्प हो रही है तो आप रेगुलर बेस पे शैम्पू कर सकते हैं। इसके अलावा हेयर सीरम, बहुत ज़्यादा ऑयल और कुछ भी ऐसा जो चिपचिपा फ़ील दे आपको, वो सब अवॉइड करें। एंड कंडीशनर भी जैसे मैंने कहा नीचे-नीचे लगाएँ, उसको भी बहुत ज़्यादा स्कैल्प के पास यूज़ ना करें। आई होप इससे आपको फ़ायदा हो। बाकी इसके साथ अगर और भी कोई सिम्पटम है आपके हेयर में, ऐसे कि डैंड्रफ भी है या लालपन है या दाने जैसे दिख रहे हैं स्कैल्प में, तो ऐसी कोई और समस्या भी है स्कैल्प की ऑयलीनेस के साथ-साथ, तो ऐसे में फिर आप किसी हेयर वाला जो डॉक्टर होता है ना, डर्मेटोलॉजिस्ट, उनको आप दिखा लेना। नेक्स्ट कमेंट पे आते हैं, क्या कॉन्फिडेंस की कमी से बीमारी हो सकती है और कैसे ला सकते हैं कॉन्फिडेंस और डिप्रेशन खत्म करना बिना डॉक्टर के पॉसिबल है और अल्कोहल छोड़ने का कोई तरीका? देखिए, कॉन्फिडेंस की कमी होना ऐसा कोई बीमारी नहीं है, लेकिन हाँ, कॉन्फिडेंस की कमी के चलते हम काफ़ी हीन भावना में आ जाते हैं, खुद को कम आँकने लगते हैं, थोड़ा डिप्रेशन उसकी वजह से कभी-कभी आ जाता है। और ऐसा कुछ नहीं है कि कॉन्फिडेंस को हम बिल्ड नहीं कर सकते। मैं खुद उसका एक जीता जागता एग्ज़ाम्पल हूँ कि मैं बहुत इंट्रोवर्ट हुआ करती थी, कॉन्फिडेंस की बहुत ज़्यादा कमी थी क्योंकि मुझे ऐसा फ़ील होता था कि मेरे खुद की फैमिली की तरफ से मुझे काफ़ी छोटा फ़ील कराया जाता था। मेरी पढ़ाई उतनी इक्वल लेवल पे मुझे नहीं मिली जितना मेरे दूसरे बहन-भाइयों को मिली। स्कूलिंग की मैं बात कर रही हूँ, जिसमें मैंने काफ़ी सारे स्टोरी टाइम भी बनाए हुए हैं अपने दूसरे चैनल पॉजिटिव रियलिटी पे। सो अगर उनको आप देखने में इंटरेस्टेड हैं तो ज़रूर से देखिएगा, तो आपको थोड़ी-सी प्रेरणा मिलेगी कि इंसान आगे चल के अपनी लाइफ़ को खुद अपने बलबूते चेंज कर सकता है। मेरी एक और वीडियो है इस चैनल पे जिसमें मैंने शेयर किया है कि कैसे मैंने खुद में कॉन्फिडेंस बिल्ड किया, कैसे धीरे-धीरे स्टेप्स लेके खुद में वो कॉन्फिडेंस जगाया कि मैं चीज़ें कर सकती हूँ। तो वो मेरी आप वीडियो ज़रूर देखिएगा, मैं यहाँ पे लिंक दूँगी उसका, तो उससे शायद आपको कुछ टिप्स मिलें और बाकी तो सब अपने ऊपर है। अपना माइंडसेट आप पॉज़िटिव कर लो, जो डिप्रेशन का भी आपने बोला, उसके लिए भी अगर देखिए शॉर्ट टर्म डिप्रेशन है आपका, स्ट्रेस में हो आप, तो एक सबसे पहला तरीका है कि पॉज़िटिव माइंडसेट अपना लो।
लोगों की नेगेटिव बातें या नेगेटिव एनर्जी अपने आसपास अगर आप रखते हो तो उनसे थोड़ा दूर हो जाओ और खुद में पॉजिटिविटी लाइए। वो पॉजिटिविटी आपको हो सकता है सेल्फ केयर से मिले, अपने फ्रेंड्स से मिले, अपनी फैमिली से मिले, या कुछ अपनी हॉबी फॉलो करने में मिले, या स्पिरिचुअल पाथ में मिले, वो आपको खुद से फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो वो पीस, वो पॉजिटिवनेस अपने अंदर लाने की कोशिश कीजिए। इस पे भी मेरी एक वीडियो है कि हाउ टू लिव अ पीसफुल लाइफ, उसमें भी मैंने कहीं ना कहीं ये सारी चीजें डिस्कस करी हैं कि कैसे अपने अंदर पॉजिटिविटी लाएं और एक पीसफुल लाइफ को लीड करें। उसका भी मैं लिंक यहाँ पे दे दूंगी आई बटन पे, उस वीडियो का। और अगर आपको बहुत लॉन्ग टाइम तक डिप्रेशन है या फिर आपको सेल्फ हार्म के थॉट्स आते हैं, तो ऐसे में फिर इसको खुद से ट्रीट करने का बिल्कुल भी ना ट्राई करें। आप तुरंत इसकी प्रोफेशनल हेल्प लें। आप साइकोलॉजिस्ट से मिल सकते हैं, वहाँ पे थेरेपीज होती हैं और बहुत उनके तरीके होते हैं जिससे कि वो आपको ज़्यादा बेटर प्रोफेशनल हेल्प दे पाएँगे। जहाँ तक आपने अल्कोहल का भी पूछा, तो देखिए उसमें भी सेल्फ कंट्रोल की ज़रूरत होती है। आप किसी फैमिली मेंबर की हेल्प ले सकते हैं, कुछ ग्रुप्स भी होते हैं वो हेल्प करते हैं। इसके अलावा फिर भी आप नहीं कर पा रहे हैं अगर खुद से कंट्रोल, तो देखिए डॉक्टर की सलाह ज़रूर लीजिए, इसमें भी आपकी डॉक्टर हेल्प कर सकते हैं। और मेरी एक और वीडियो है, मैं फिर से एक वीडियो का रेफरेंस देना चाहूँगी। उस वीडियो में मैंने डिस्कस किया है कि अगर आपको कोई भी ऐसी बुरी हैबिट है, नशे की लत है या शराब पीने की लत है, तो उसको कैसे खुद से आप कोशिश कर सकते हैं ठीक करने का। तो अगर खुद से कोशिश करके एक बार देखना है, तो मेरी वो वीडियो आप ज़रूर देखिएगा। मैं अगेन यहाँ पे लिंक दूँगी उस वीडियो का। लेकिन मैं फिर से बोलूँगी, अगर खुद से ट्राई करके थोड़े टाइम में आपको कुछ बेटरमेंट नहीं लगती है, तो ज़्यादा वेट ना करें, प्रोफेशनल हेल्प ज़रूर लें। नेक्स्ट और कोई भी कमेंट नहीं है। यही थे सारे कमेंट जो मैंने आज की वीडियो के लिए पिक करे थे। और अगर कुछ भी अच्छा लगा हो इस वीडियो में तो एक थम्स अप करके लाइक ज़रूर करना, मेरे चैनल पे बने रहिए, कमेंट्स ऐसे ही करते रहिए, अपने सवाल पूछते रहिए। अभी मैं चलती हूँ, मिलूँगी आपसे अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।